जिस तालिबान ने 1999 में भारत में प्लेन हाईजैक के आतंकवादियों को शरण दी, जिस तालिबान के साथ भारत ने सीमित राजनयिक रिश्ते रखे थे, आज उसी तालिबान के विदेश मंत्री हमारे मेहमान थे। इस दौरान क्या बात हुई, भारत ने कौन से अहम ऐलान किए और पाकिस्तान को भारत और तालिबान की इस दोस्ती से क्या समस्याएं आ रही हैं, आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बवाल भी हुआ क्योंकि महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं मिली और लोगों को तालिबान के स्त्री विरोधी चेहरे की भी याद आई। और विदेश मंत्री अभी गए नहीं हैं, एक हफ्ते तक यहाँ पर हैं, तो इस पर सुर्खियाँ आती रहेंगी। इन सबसे इतर हरियाणा में दलित आईपीएस अधिकारी की मृत्यु के मामले में नई बातें सामने आई हैं। सरकार ने अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है, हरियाणा की भाजपा की नायब सैनी सरकार ने, और दिवंगत आईपीएस की पत्नी जो आईएएस हैं, उन्हें नए सिरे से एफआईआर में दुरुस्तगी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। इस पर भी आज हम विस्तार से बात करेंगे। खबरें एशिया कप से जुड़ी भी होंगी और बिहार से जुड़े अपडेट्स भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन-स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक बड़ी बैठक हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की और एक बड़ा ऐलान कि काबुल में भारत का टेक्निकल मिशन अब बनेगा फुल फ्लेजेड एम्बेसी। आगे बढ़ने से पहले टेक्निकल मिशन के बारे में जान लीजिए। ये एक सीमित डिप्लोमेटिक मिशन होता है। जब किसी देश को किसी दूसरे देश में अपना दूतावास या उच्चायोग स्थापित नहीं करना होता, तब अक्सर टेक्निकल मिशन बनाए जाते हैं। तालिबान के केस में इसलिए क्योंकि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में उसके शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है और इसीलिए इस बैठक पर पूरी दुनिया की नज़र थी। आज की बैठक में भारत एक स्टेप आगे बढ़ता दिखा। 2021 में अशरफ गनी की चुनी हुई अफगानिस्तान सरकार के तख्ता पलट और तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया था। जयशंकर ने मुत्तकी से मुलाकात के बाद आज कहा, मुझे काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर तक ले जाने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। भारत के विदेश मंत्री ने कुछ और अहम बातें कही। मसलन भारत और अफगानिस्तान को मिलकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद अफगानिस्तान ने जिस तरह की संवेदनशीलता दिखाई, उसकी हम तारीफ करते हैं। Fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. एस जयशंकर ने उन प्रोजेक्ट्स की भी बात कही जो भारत की मदद से अफगानिस्तान में चल रहे हैं। बिना नाम लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश दिया। इसके बारे में आगे बात करते हैं, पर पहले जानते हैं कि मुत्तकी क्या बोले। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान भारत को एक घनिष्ठ दोस्त के तौर पर देखता है और चाहता है कि दोनों देशों के बीच परस्पर सम्मान पर आधारित रिश्ते बने। मुत्तकी ने यह भी कहा कि अमेरिकी कब्जे के दौरान बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे हुई, लेकिन हमने कभी भी भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हमने हमेशा चाहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहें। हम इसकी मंजूरी कभी नहीं देंगे कि कोई हमारी ज़मीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ करे। मुत्तकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। भारत आने के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी लेनी पड़ी क्योंकि यूएनएससी ने यानी सिक्योरिटी काउंसिल ने मुत्तकी को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। दौरे के दौरान वो दारुल उलूम देवबंद जाएंगे, आगरा का ताजमहल देखेंगे और भारत में मौजूद अफगानियों से भी मुलाकात करेंगे। हम तो यहाँ पे थे तो हमने भी सुनाया, मोहतरम ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने रिपोर्ट दिया कि काबुल में एक आवाज़ सुनाया, तो रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई ख़बर नहीं आया है और ये भी पता नहीं चला कि ये आवाज़ क्या चीज़ के थे। क्या उधर कोई मादनियात में काम करने वालों ने कुछ चीज़ों को धमाका दिया या कोई बात है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है
हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे। जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। ये तो हुए ताज़ा अपडेट। अब बात यह कि भारत क्या चाहता है, इसके लिए सबसे पहले रुख करते हैं एस जयशंकर के बयान से छनकर आई बातों का। उन्होंने अफगान शरणार्थियों की हालत पर चिंता जताई। ये वो शरणार्थी हैं जिन्हें पाकिस्तान जबरन वापस भेज रहा है। जयशंकर ने कहा, यह गंभीर चिंता का विषय है। अफगान शरणार्थियों की मानवीय गरिमा का हनन हो रहा है, उनके सामने जीविका का संकट है। इस संबंध में भारत हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। यानी पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत के विदेश मंत्री ने एक डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोर किया, अफगानियों के साथ सहानुभूति जताई। लेकिन डिप्लोमेसी टेढ़ी खीर है, एक आग का दरिया है और डूबते ही जाना है। जरा विस्तार से बात करते हैं। जानकारों का कहना है कि भारत तालिबान के साथ करीबी तो बढ़ाना चाहता है ताकि पाकिस्तान को चेक किया जा सके, लेकिन अभी उसे मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यूएन ने अभी तक ऐसा नहीं किया। पूरी दुनिया में केवल रूस ही ऐसा है जिसने तालिबान को मान्यता दी है। हालांकि कई देशों ने अपने प्रतिनिधि जरूर काबुल में भेजे हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। तो इंडिया का गेम प्लान ये है कि तालिबान को मान्यता दिए बिना दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। मतलब डिप्लोमेटिक बिरयानी तो बनी है, लेकिन दी सिर्फ आधी प्लेट ही जाए। और भारत के गेम प्लान में एक मुद्दा यह भी कि अफगानिस्तान में उसका इन्वेस्टमेंट है। भारत किसी भी हाल में अपने 26,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं। इसमें कई निवेश तालिबान की सत्ता में काबिज होने के पहले के हैं। मसलन सलमा डैम, इसे भारत अफगानिस्तान दोस्ती का प्रतीक कहा जाता है। अफगानिस्तान में हेरात प्रांत है, यहाँ पर 42 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए डैम के इर्द गिर्द परियोजना बनी। 75,000 हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई में भी ये डैम मदद करता है। अफगानिस्तान की संसद भी भारत बना रहा है। इसे गिफ्ट के तौर पर हमने तैयार किया था। 710 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए थे। इसके अलावा जारांज डेलाराम का हाईवे है, एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत को ईरान स्थित चाबहार पोर्ट से जोड़ता है। वही चाबहार जिसको भारत की मदद से डेवलप किया जा रहा है और हाल ही में अमेरिका ने ऐसा करने पर प्रतिबंध भी लगाया था। एक और परियोजना है शहतूत डैम की, जिसका निर्माण अभी चल रहा है और भारत इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सबसे इतर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत ने इन्वेस्ट किया है। भारत ने अफगानिस्तान में कई स्कूल और अस्पताल बनाए हैं। 2021 के बाद से लगातार दवाइयां भी भेजी, इनका जिक्र एस जयशंकर ने किया। अनाज और कोविड वैक्सीन का भी जिक्र आया। भारत चाहता है कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया में ट्रेड बढ़ा रहा है। चाबहार पोर्ट की बात हमने बताई, एक तरीके से पाकिस्तान के बैकयार्ड में भारत की चेकमेट है। चीन की मदद से पाकिस्तान में डेवलप हो रहे ट्रेड कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट को रणनीतिक चुनौती भी है और इसीलिए पाकिस्तान इस दौरे पर भड़का हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 7 अक्टूबर को कहा, आप अगर इतिहास देखेंगे तो अफगानिस्तान वो आखिरी मुल्क था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी। तब से लेकर अब तक ऐसा एक भी मौका नहीं रहा जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से दोस्ती निभाई हो। एक मजहब होने के बावजूद वो हमेशा हमसे दूर दूर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके और बोले, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं। क्या यही है दोस्ती का रिश्ता? हकीकत यह है कि अफगानिस्तान कल भी भारत के साथ था, आज भी भारत के साथ है और कल भी रहेगा। ख्वाजा आसिफ का इशारा उन हमलों की तरफ था जिनमें हाल फिलहाल में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान ने इसके आरोप तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर लगाए और इसकी लीडरशिप को ख़त्म करने की बात कही। अफगानिस्तान में इसके चलते उसने स्ट्राइक भी की। यानी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हों। दूसरी तरफ पाकिस्तान से इतर चीन और अमेरिका को काउंटर करने के लिए भी अफगानिस्तान भारतीय रणनीतिक हितों के हिसाब से ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में अमेरिका भारत के खिलाफ आक्रामक हो रखा है। ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस से अमेरिका को सौंपा जाए। तालिबान के साथ भारत ने भी इसका विरोध किया। आज भी एस जयशंकर ने जिक्र किया, बोले अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। चीन ने भी अफगानिस्तान में करीब 5,000 करोड़ का निवेश किया है। उसकी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के लिए भी अफगानिस्तान ज़रूरी है। चीन की नज़र अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर भी है। ऐसे में भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में चीन का प्रभाव न बढ़े, क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। भारत के सामने एक बड़ी दुविधा भी है, विचारों की दुविधा। आपको मालूम ही है कि तालिबान ने
अफगानिस्तान में कड़े इस्लामिक कानून लागू कर रखे हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ की महिलाओं को हुआ है। पढ़ाई से लेकर कामकाज सब बंद। तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप हैं, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और जेंडर के भेदभाव से मुक्त सभी नागरिकों को बराबर मौका देने वाले देश के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करता है और इसीलिए तालिबान के झंडे वाला मुद्दा भी बना। आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो महिला पत्रकारों को एंट्री न देने की बात सामने आई और भारत के सोशल मीडिया पर एक गर्म हवा बही। इसीलिए तालिबान के साथ रिश्ते बनाना एक ट्रिकी बात है। ऐसे कई मुद्दे हैं तालिबान को मान्यता देने के रास्ते में जो अड़चन है। अभी तक साफ नहीं कि 16 अक्टूबर की तारीख आने तक भारत मुत्तकी के सामने मानवाधिकारों के मुद्दे पर कुछ बात कहेगा या नहीं। बातें और भी हैं। मसलन 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास में हुआ आत्मघाती हमला, जिसमें एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक और डिफेंस अताशे की मौत हुई थी। भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को भी 2021 में तालिबानी उग्रवादियों ने ही मारा था। एक मुद्दा और है, संभावना जताई जा रही है कि अपने दौरे के दौरान मुत्तकी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जिक्र 1999 का भी होगा, जब डोभाल कांधार गए थे। हाईजैक की गई फ्लाइट IC-814 से भारतीय बंधकों को छुड़ाने के लिए और आतंकवादियों को बदले में रिहा करने के लिए। तब तालिबान सरकार ने ही जैश ए मोहम्मद के चीफ आतंकी मसूद अजहर और बाकियों का हैंडओवर पाकिस्तान को किया था। इन सबसे इतर अफगानिस्तान को उम्मीद है कि उसे भारत से आर्थिक सहायता तो मिलती ही रहे, लेकिन उसके टॉप एजेंडे में है मान्यता पाना। अफगानिस्तान की अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट टोलो न्यूज़ ने राजनीतिक विश्लेषक अजीज मारिज के हवाले से लिखा कि अगर भारत तालिबान को मान्यता देता है तो दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं कि दूसरे देश ऐसा करें ही, क्योंकि सभी अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। वेबसाइट ने कई दूसरे विश्लेषकों के हवाले से यह भी लिखा कि भले ही अफगानिस्तान ऐसा चाहे, लेकिन भारत शायद अभी ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि दूसरे एजेंडे यानी आर्थिक सहायता को बल मिलेगा। यह थी पूरी डिप्लोमेटिक कहानी। अब थोड़ा सा मुत्तकी के बारे में जानते हैं। ब्रीफ प्रोफाइल। 1970 में अफगानिस्तान के जारगुन गांव में जन्म। 9 साल की उम्र में पाकिस्तान गया। अफगानी शरणार्थियों के लिए काम किया। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के समर्थन वाली कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुजाहिदीनों में शामिल। इन्हें पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका का समर्थन हासिल था। 10 साल तक चली लड़ाई में सोवियत संघ कमजोर पड़ा। उसे अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े और फिर तालिबान का उभार हुआ। मुत्तकी तालिबान में शामिल हुए। बाद में मुजाहिदों के ग्रुप आपस में लड़े। तालिबान सब पर भारी पड़ा। 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब इस्लामिक शासन को लागू करने में मुत्तकी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसे कई अहम जिम्मेदारियां मिली। 2000 में शिक्षा मंत्री। उसके बाद 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान का शासन खत्म हुआ, लेकिन वक्त का पहिया फिर घूमा। 2018 में अमेरिका और तालिबान की भी बातचीत शुरू हुई। फरवरी 2020 में दोहा में दोनों के बीच समझौता हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाने की प्रतिबद्धता जताई और तालिबान ने कहा कि हम अमेरिकी सैनिकों पर हमला नहीं करेंगे। दोहा में हुई इस बातचीत का नेतृत्व मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे थे और मुत्तकी उनके सहयोगी और प्रतिनिधि के रूप में वहां मौजूद थे। कहा जाता है कि शुरुआत में मुत्तकी केवल तालिबान के वैचारिक प्रचारक थे, लेकिन आज वे संगठन का एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संवाद, कूटनीति और रणनीतिक ज़रूरतों को समझता है। और इन ज़रूरतों में क्या समीकरण फिट होंगे, ये आगे देखने वाली बात होगी। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। IPS वाई पूरन कुमार की मौत के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है मध्यम गति से। मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यों की एक टीम बनाई है। इसे लीड करेंगे चंडीगढ़ के IG पुष्पेंद्र कुमार। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के आला अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन अधिकारियों का नाम IPS पूरन ने अपने आखिरी नोट में लिखा था। आरोप भेदभाव, जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना भी था। इंडिया टुडे की कमलजीत कौर के मुताबिक जिन 13 अधिकारियों के नाम लिखे गए उनमें 9 IPS और 2 IAS अधिकारी हैं। इसमें हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर का नाम भी है। आरोप है कि उन्होंने अपना एरियर तो 1 जनवरी 2015 पर हासिल कर लिया, लेकिन जब पूरन कुमार ने नियमानुसार एरियर की मांग की तो उन्हें बेइज्जत किया गया, एरियर रुकवा दिया गया। ये भी खबरें चल रही कि किस तरह से शत्रुजीत ने लगातार पूरन कुमार को हैरेस करने की कोशिश की, कभी ट्रांसफ़र के नाम पे, कभी पोस्टिंग के नाम पर, कभी बुनियादी जो एक IPS अधिकारी को सुविधाएं मिलती हैं उसके नाम पर। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि एक सिपाही के बयान के आधार पर पूरन कुमार के खिलाफ तो फटाक से FIR दर्ज कर ली गई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद और उनकी IAS पत्नी के FIR के लिए एप्लीकेशन देने के बाद भी घंटों का, दिनों का वक्त लगा। नायब सैनी की सरकार किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इनमें कौन कौन से नाम हैं IAS में, IPS में, इस पर हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। जरा इन अधिकारियों के नाम देखिए जिन पर FIR हुई है आखिरकार। संजय कुमार ADGP 1997 बैच,
पंकज नैन आईजीपी 2007 बैच, कला रामचंद्रन आईपीएस 1994 बैच, संदीप खिरवार आईपीएस 1995 बैच, सुभाष कविराज आईपीएस 1999 बैच, मनोज यादव पूर्व डीजीपी आईपीएस 1998 बैच, पीके अग्रवाल पूर्व डीजीपी आईपीएस 1988 बैच, टीवीएसएन प्रसाद आईएएस 1988 बैच, राजीव अरोड़ा आईएएस पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और अमिताभ ढिल्लो एडीजीपी। इन पर लगे आरोपों को हमने जाना साथी पत्रकारों से। इंसिडेंट जो सबसे ट्रिगर करता है या जहां पर इनको ठेस लगी मन पर, वो था अगस्त 2020 का, जब ये एक शहजादपुर अंबाला के अंदर एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर को इस्टेब्लिश करते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, और शिवलिंग वहां पर इनकी ओर से स्थापित किया जाता है। लेकिन उस पर मनोज यादव, जब उस समय के जो डीजीपी थे, उन्होंने इन्हें शोकोज नोटिस किया, इन्हें डीओ लेटर्स भेजे, इनसे जवाब मांगा। जाति के आधार पर जाति सूचक शब्द इनको बोले गए, टिप्पणियां की, गाली गलौज तक इनसे की गई। ये इनका आरोप इनकी पत्नी की ओर से भी एक पुलिस शिकायत जो चंडीगढ़ पुलिस में दी गई, उसमें भी ये लगाया गया है। उससे सबसे ज्यादा ठेस इनके मन पर पहुंची। इससे पहले आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही केस में दर्ज एफआईआर नंबर 156 में सुधार करने की भी मांग की। इसको लेकर आईएएस अमनीत ने चंडीगढ़ पुलिस को एक खत भी लिखा है। दावा किया कि पुलिस ने उन्हें जो एफआईआर कॉपी दी उसमें सिग्नेचर नहीं है, जरूरी जानकारियां जैसे आरोपियों के नाम और दूसरी डिटेल मिसिंग है। अमनीत के मुताबिक एफआईआर में SC/ST एक्ट की धाराएं कमजोर कर दी गई हैं, जिसे सही करने की भी मांग की। एक सीनियर अधिकारी की मौत के बाद हरियाणा पुलिस महकमे में चुप्पी है। एफआईआर में नामजद अधिकारियों में से किसी का भी अभी तक औपचारिक बयान नहीं आया। खबरें बता रही हैं कि कुछ ने अपने लेवल पर कानूनी सलाहकारों से राय ली है। अधिकारी भले चुप हों, लेकिन नेताओं की एंट्री हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आईपीएस पूरन की मौत को सामाजिक जहर का प्रतीक बताया, जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। बयान कांग्रेस और आपके और नेताओं के भी आए। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। पति पत्नी दोनों सीनियर अफसर हैं, एक आईएएस अफसर है, एक पुलिस अफसर है, और इन्होंने इस बात को एक बार नहीं बार बार उठाया है, और इनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो एक दिन की बात तो है नहीं कि एक दिन कुछ हुआ हो और एक दिन अन्याय हुआ हो किसी के साथ। ये तो लंबी कहानी है। अब उम्मीद इस सरकार से न्याय की जा रही है, जिन्होंने खुद इतना बड़ा अत्याचार किया है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। भाजपा का रिकॉर्ड तो कोई है नहीं, ना न्याय का है, ना न्याय दिखाने का है। जो एक गरीब दलित परिवार से मेहनत से काबिलियत से इस मुकाम पर पहुंचे थे, उनको मजबूर किया, वो उन्होंने जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है, ये अपने आप में सिस्टम पे बड़े सवाल खड़े करते हैं। और मेरा तो भारत सरकार से सवाल है कि देश किस तरफ लेके जा रहे हो आप। हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का भी बयान आया। बोले, मामला कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह एक सफल अधिकारी का जाना दुखद है। अब क्या परिस्थितियां रही, क्या मामले रहे, क्योंकि सारा मामला भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कुछ इस पर अभी कहने की आवश्यकता नहीं। जो भी कार्रवाई बनती है, जिसके खिलाफ बनती है, वो पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। इसमें हरियाणा का बहुत ज़्यादा कोई रोल रहने वाला है नहीं, क्योंकि मामला सारा चंडीगढ़ का है। परंतु वो अधिकारी हमारा था और मेरे तो समाज का ही था वो, तो दुखद है। एक काबिल अफसर था। अब सारी परिस्थितियां, सारी डिटेल बाद में जब आएगी, अब कोई कार्रवाई बनेगी, उसकी क्या छानबीन होगी, उसमें सारी बातें तब आएंगी। आप समझिए, जब एक आईएएस अधिकारी को दुरुस्त एफआईआर लिखवाने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं अपने पति की मौत में न्याय पाने के लिए, तो एक आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है। ये हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तीसरे टर्म की नायाब सैनी सरकार है। सरकार जो राजनीतिक ऊर्जा पाती है केंद्र से। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और मनोहर लाल खट्टर नायाब सैनी के पॉलिटिकल मेंटर। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई कि पीएमओ इस मामले पर निगरानी बनाए हुए है, लेकिन अभी तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर या बाकी अधिकारी जिन पर गंभीर इल्जाम लगे हैं, उन पर कोई फौरी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। ऐसे में हम मौत की सही जांच की उम्मीद करें। क्या इसमें कोर्ट के दखल की ज़रूरत है ताकि मॉनिटरिंग दुरुस्त ढंग से हो? जो भी अपडेट होंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे।
दूसरी सुर्खी में है कफ सिरप से हो रही मौतें, सबकी पारदर्शी तरीके से जांच हो, ये मांग करती एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची और रद्द हो गई। याचिकाकर्ता थे विशाल तिवारी, मौत की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे थे। दलील दी, देश में टेस्टिंग का एक तय नियम नहीं, कई राज्यों में बैन लगा, फिर भी विवादित कफ सिरप बाजार में बिकता रहा। सिस्टम को व्यापक सुधार की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मेहता बोले, हर बार जब कुछ होता है तिवारी बिना पूरी जानकारी के कोर्ट चले आते हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे राज्य समस्या को हल करने के लिए कदम उठाएंगे, हमें भरोसा करना चाहिए। दलीलें सुनने के बाद सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। इस मामले से जुड़े और भी अपडेट हैं। कफ सिरप से हुई मौत ने तमिलनाडु के ड्रग रेगुलेशन सिस्टम की कमियों को उजागर किया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग के हवाले से रिपोर्ट छपी। पिछले साल बताया था कैग ने कि 2016-17 से लेकर 2020-21 के बीच तमिलनाडु में दवा जांच और सैंपल टेस्टिंग के टारगेट कई दफा पूरे नहीं हुए। मसलन 2016-17 में करीब 1 लाख जांच होनी थी, पर हुई केवल 66,331। बाद के वर्षों में भी 38 से 40% जांच नहीं हुई। यही हाल सैंपल कलेक्ट करने में दिखा। 2016-17 से 2020-21 के दरमियान हर साल औसतन 50% की कमी देखी गई। दिक्कत इतनी नहीं है, ड्रग कंट्रोल विभाग में जितने कर्मचारियों की जरूरत है उससे 34% कम कर्मचारी काम कर रहे हैं। कैग ने 1 अगस्त 2024 को अपनी ऑडिट रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को दी थी। रिपोर्ट 10 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु विधानसभा में पेश की गई। इसकी माने तो अगर तमिलनाडु में नियमित जांच होती, कैग की चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो शायद हादसा टल जाता। कुल जमा बात ये कि देश की सेहत सुधर जाए अगर जांच में लगी एजेंसियां अपना काम दुरुस्त कर लें, और उम्मीद हम कर ही सकते हैं नागरिक के तौर पर। अगली सुर्खी, एशिया कप की ट्रॉफी भारत को कब मिलेगी, सवाल अब तक अधर में है। ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दुबई मुख्यालय में है। इसे कब्जाए बैठे एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। नया फरमान आया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नकवी बोले, उनकी मंजूरी के बिना ट्रॉफी को कोई टच भी नहीं करेगा, सौंपना तो दूर की बात। उन्होंने साफ किया कि भारत या बीसीसीआई को जब भी ट्रॉफी देनी होगी तो वही देंगे। अब देखते हैं अपनी जीती हुई ट्रॉफी को लेने के लिए बीसीसीआई क्या कदम उठाती है। अगले महीने होने वाली आईसीसी की बैठक में ये मुद्दा उठाया जाएगा। ढीठ नकवी को अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग हो सकती है। अगली सुर्खी, शांति के नोबेल प्राइज का ऐलान हो गया। पीस प्राइज पगलू डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं मिला। नोबेल कमेटी ने अपने नाम की नाक बचा ली। नोबेल पीस प्राइज इस दफा वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचादो को मिला है। उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स को बढ़ावा देने, न्याय और शांति के रास्ते पर चलकर तानाशाही के सामने लोकतंत्र का संघर्ष करने के लिए सम्मान मिला। 58 साल की मारिया वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं। बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में उनके खड़े होने पर बैन लग गया। दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। फिलहाल वो छिप कर रह रही हैं। अवार्ड मिलने पर खुशी उन्होंने जाहिर की। उनकी पूरी कहानी और नोबेल पीस प्राइज मिलने का सफर आप आज के हमारे ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जाते जाते 2 सूचनाएं। घर से बाहर भी एक घर है, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज। घर जैसी बातें, ललन टॉप की नई सीरीज। इसके दूसरे एपिसोड में हमने बात की है ऐसे ही घरों के बारे में, वो छां जहां शिक्षा मिली, दोस्तियां मिली। ये एपिसोड आप जरूर देखिए ललन टॉप पर शनिवार को दोपहर 2 बजे। ललन टॉप की एक सीरीज चल रही है हम बिहार के लोग। इसमें 11 अक्टूबर को शाम 5 बजे देखिए अपने पूर्वजों का लेखा जोखा रखने वाले गया जी के पंडों की कहानी। जानिए क्या है श्राद्ध, पिंडदान और पितरों के तर्पण के पीछे की शास्त्रीय मान्यताएं और वहां की परंपराएं। आज का शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।